बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्थोपेडिक्स ऑर्थोपेडिक्स की लेक्चर नंबर फर्स्ट है। तो ऑर्थोपेडिक्स is the branch of medicine in which we study about the disorder of bone, joint, muscle and ligament and their treatment, diagnosis and prevention। तो ऑर्थोपेडिक्स में हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे बोन के बारे में, मसल, जॉइंट और लिगामेंट के बारे में। तो पहले सम कॉमन डिफॉर्मिटी some common deformity। अच्छा, ऑर्थोपेडिक में कुछ मेडिकल टर्म है तो ये आपको याद होना ज़रूरी है कि जीनो इज़ द मेडिकल टर्म फॉर नी, ठीक है, और क्यूबिटस इज़ द मेडिकल टर्म फॉर एल्बो, ठीक। अब तीसरा जो है वो है वेरस। वेरस का मतलब है वेरस इनवर्ड angulation of distal part of limb toward midline of the body। सिंपल है। देखो ये एल्बो है तो एल्बो की ये डिस्टल पार्ट है, अगर ये मीडियल की तरफ बेंड हो जाए तो इसको कहते हैं वेरस। ये एल्बो है तो एल्बो से ये डिस्टल पार्ट है, अगर इस तरह ये बेंड हो जाए तो इसको कहते हैं वेरस। तीसरा जो है वो है वेल्गस। अब देखो इन दोनों को इस तरह याद रखे, ये इसमें ये एल जो है ये इस तरह लिख ले वेल्गस। तो एल पर लेटरल, अगर डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्ब, ये अपर लिम्ब हो या लोअर लिम्ब हो, डिस्टल पार्ट अगर लेटरल की तरफ रोटेट हो जाए तो इसको कहते हैं वेल्गस। सिंपल, एल पर लेटरल तो इसमें क्या होगी, लेटरल। सेम आउटवर्ड इंगुलेशन ऑफ द डिस्टल, या कंप्लीट इस तरह लिख ले, outward angulation of distal part of limb lateral to the lateral of body। सिंपल है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। वेरस में एल नहीं है, वेल्गस में एल है, तो एल पर लेटरल, अगर डिस्टल पार्ट ऑफ लिम्ब लेटरल की तरफ बेंड हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, वेल्गस। अगर मिडिल की तरफ रोटेट हो जाए, बेंड हो जाए तो इसको वेरस। क्यूबिटस इज द मेडिकल टर्म पर एल्बो, जीनो इज द मेडिकल टर्म पर, ठीक है। अब देखो कभी कभार इस तरह होता है कि ये हमारे पास है क्या, ये है नी और ये नी है, ये लेग्स है, इसके बाद क्या है, लेग। तो इसकी जो बोन है वो इस तरह रोटेट होते हैं मीडियल की तरफ। अच्छा, तो अब नी के लिए मेडिकल टर्म क्या है, जीनो, और इसके लिए जो इनवर्ट की तरफ मीडियली रोटेट हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, वेरस। तो दोनों को कंबाइन करके ये क्या बनाता है, जीनो वेरस। अच्छा, अगर दोनों ये लेफ्ट लेग्स है और राइट, ये राइट है, राइट नी, और ये भी अगर मीडियल की तरफ रोटेट हो जाए, बेंड हो जाए इस तरह, तो ये भी जीनो वेरस। ये कंडीशन होता है रिकेट डिजीज में, और इसको कहते हैं बू लेग्स, बूइंग ऑफ लेग्स या बू लेग्स, ठीक।
जब भी पेशेंट आ जाए वो इस तरह हो, ये इस कंडीशन को कहते हैं बू लेग्स। इसमें जीनोवेरस होता है, ठीक है। जीनोवेरस इसमें लिख ले, मोस्ट कॉमनली सीन इन रैकेट, मोस्ट कॉमनली सीन इन रैकेट। सिंपल है। जीनोवेरस हो दोनों, ये लेफ्ट लेग्स और राइट लेग्स, तो इसको कहते हैं बूइंग ऑफ द लेग्स, और ये रैकेट डिजीज में होता है। अच्छा, कभी कभार रैकेट में इस तरह होती है नाक नी, दूसरा है नाक नाक नी। ये क्या है? नी। और दूसरा नी क्या है? ये। और इसकी जो लेग्स है तो ये लेटरल की तरफ बेंड होते हैं, ये भी लेटरल की तरफ और ये भी लेटरल की तरफ। तो ये क्या है? जीनो वेलगस। ये जीनो है और ये वेलगस है, जीनो वेलगस। और ये भी रैकेट डिजीज में कभी कभार हो सकता है। इसमें क्या होते हैं? नी टच ईच अदर एंड फीट रिमेन सेपरेट। तो ये भी इसमें क्या होते हैं? जीनो वेलगस। ये क्या है? जीनो वेलगस। इसमें होता है नी, बोथ नी टचेस एंड एंकल या पीठ आर रिमेन सेपरेट। एंकल या इसमें लिख ले पीठ रिमेन सेपरेट। जब भी इस तरह कंडीशन हो के फीट अवे फ्रॉम ईच अदर एंड नी टचिंग ईच अदर, इसको कहते हैं जीनो वेलगस। द मोस्ट कॉमनली सीन इन द रैकेट इज जीनोवेरस, बट ये भी रैकेट में हो सकता है। कभी कभार इस तरह होता है कि ये है नी, लेट सपोज दिस इज लेफ्ट नी एंड दिस इज राइट नी। तो लेफ्ट नी इसमें होता है जीनो वेलगस, और दूसरे राइट वाले में होता है क्या? ये क्या है? जीनो वेरस। इसको कहते हैं वेंट स्प्लिट डिपार्मिटी। वेंट स्प्लिट डिपार्मिटी ये भी हो सकता है रैकेट्स में। अगर दोनों पाव एक तरफ बेंड है तो इसको कहते हैं वेंट स्प्लिट डिपार्मिटी। तो ये क्या है? जीनो, ये है वेलगस, और ये क्या है? वेरस। और इसको क्या कहते हैं? वेंट स्प्लिट डिपार्मिटीज। वेंट स्प्लिट, वेंट स्प्लिट डिफॉर, ठीक है। वेंट स्वेप्ट है, ये स्वेप्ट SW, वेंट स्वेप्ट डिफॉर्मिटीज, ठीक। अच्छा, दूसरा जो है देखो, एल्बो के लिए मेडिकल टर्म क्या है? ये एल्बो है, हाँ क्या? ये तो इस तरह इसकी बेंड तो चलने में फिर मुश्किल होती है ना। तो इसमें गेट होती है, चलने में मुश्किल होती है ना। अच्छा, एल्बो, एल्बो के लिए मेडिकल टर्म क्या है? क्यूबिटस, क्यूबिटस। अब अगर सुप्राकुंडाइलर फ्रैक्चर हो जाए, लेट सपोज दिस इज ह्यूमरस बोन, ये क्या है? ह्यूमरस बोन, और इसकी प्रोमिनेंस है इस साइड पे मीडियल और लेटरल साइड पे भी। तो ये इस प्रोमिनेंस को कहते हैं कुंडाइल। अगर सुप्राकुंडाइल फ्रैक्चर है, और जब फ्रैक्चर इज एनी ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन, या
ब्रोकन बोन के लिए जो मेडिकल वर्ड है वो फ्रैक्चर है। तो फ्रैक्चर की जब हीलिंग होती है और वो एम प्रॉपर पोजीशन में उसकी हीलिंग हो जाए तो इसको क्या कहते हैं? माल यूनियन। तो सुप्राकोंडाइल फ्रैक्चर है, इसकी सुप्राकोंडाइल फ्रैक्चर है, सुप्रा कोंडेलर फ्रैक्चर। अब जब इसकी हीलिंग हो जाए माल यूनियन, माल यूनियन। अब माल यूनियन इसमें पहले ये लिख ले कि ये मीडियल की है या लेटरल की फ्रैक्चर। तो मीडियल कोंडाइल, मीडियल कोंडाइल, लेटरल कोंडाइल। अब मीडियल कोंडाइल की फ्रैक्चर हो तो फिर ये डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्स, ये आर्म इस तरह बेंड होते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्यूबिटस वेरस। मोस्ट कॉमनली क्यूबिटस वेरस होता है। इसको क्या कहते हैं? क्यूबिटस, क्यूबिटस वेरस। और इसमें इस तरह ये दिस इज एल्बो और वो मीडियल की तरफ रोटेट होते हैं इस तरह। या अगर अगर मीडियल की तरफ रोटेट हो तो वेरस और क्यूबेटस। तो ये मोस्ट कॉमन होता है, इसमें लिख लिया मोस्ट कॉमन। लेटरल कोंडाइल की जब फ्रैक्चर हो और इसकी माल यूनियन, इसकी इसमें लिख लिया माल यूनियन की, माल यूनियन। माल यूनियन का मतलब है हील फ्रैक्चर in wrong position, in wrong position। ठीक। यूनियन का मतलब है जब सही तरीके से बोन की जो है वो हीलिंग हो जाए, वो यूनियन है। माल यून जो इम्प्रॉपर पोजीशन में इसकी हीलिंग हो जाए, और नॉन यून जब इसकी हीलिंग ना हो। अब लेटरल कोंडाइल की फ्रैक्चर हो तो उसकी वजह से क्या होगी? क्यूबेटस, क्यूबेटस वेल्गस। ये लेटरल की तरफ, ये डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्ब लेटरल की तरफ पर बेंड होते हैं। इसमें कोई कुछ? यस। अब लेट सपोज दिस इज लेफ्ट लेग्स, तो ये लेटरल की तरफ गई है और दूसरा भी इस तरह, तो दोनों, एक लेटरल की तरफ एक मीडियल की तरफ। अच्छा, ये पुट है तो नॉर्मली ये पुट है, ठीक है। द ग्रीड टो के लिए मेडिकल टर्म क्या है? ग्रीड, ग्रेड टो। तो इसके लिए जो मेडिकल टर्म है वो है हेलिक्स, हेलिक्स। अब ये मीडियल, ये जो लेटरल टो है वो मीडियल की तरफ है या लेटरल की तरफ? लेटरल की तरफ। अगर ये बेंड हो जाए इस तरफ, ये ग्रेड टो इस तरह इसकी अगर ये बेंड हो जाए तो इसको क्या कहते हैं? हेलिक्स, वेल्गस या वेरस? ये लेटरल की तरफ इसकी रोटेशन है, मतलब ये लेटरल फिंगर की लेटरल टू की तरफ है, तो लेटरल टू इज लेटरल, ये लेटरल बेंट। हाँ, तो हेलिक्स, हेलिक्स वेल्गस। सिंपल है, एल पार लेटरल, बस इस तरह याद रखे। देखो, ये ग्रेड टो मीडियल की तरफ है, अगर मीडियल की तरफ ये इस तरह बेंड हो जाए, इस तरह अगर ये बेंड हो जाए तो फिर इसको क्या कहते हैं? मीडियल बेंट। इसको कहते हैं हेलिक्स वेरस, हेलिक्स
वेरस। ठीक। अब लॉन्ग बोन किस तरह बना है, तो पहले इसको देखें। स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन ऑफ a long bone. Let's suppose this is long bone. ये बोन की जो ये पार्ट है इसको कहते हैं एपिफाइसिस। एपिफाइसिस। ये है ग्रोथ प्लेट। ये क्या है? ये इसको कहते हैं पाइसिस या ग्रोथ प्लेट। बोन की जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ प्लेट से, तो ग्रोथ प्लेट। ये पार्ट जो है इसको कहते हैं मेटाफाइसिस। और ये क्या है? डायाफाइसिस। द शाफ्ट ऑफ द लॉन्ग बोन इज कॉल्ड डायाफाइसिस। ठीक है, जो बीच में पार्ट है। अब इस तरह फिर ये मेटाफाइसिस, ये क्या है? ग्रोथ प्लेट या पाइसिस। और ये क्या है? एपिफाइसिस। ठीक है। अच्छा, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायाफाइसिस, इसके बीच में क्या है? पाइसिस या ग्रोथ प्लेट। अगर ग्रोथ प्लेट को हम जूम करें तो ग्रोथ प्लेट को जूम करें, ग्रोथ प्लेट जूम, तो फिर इसमें डिफरेंट जोन है। इसमें डिफरेंट जोन है। ऊपर से नीचे की तरफ जब हम आएंगे तो इसमें डिफरेंट जोन है। ठीक है, मतलब एक जोन यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस तरह डिफरेंट जोन है इन द ग्रोथ प्लेट। तो पहला जो जोन है तो उसको कहते हैं जोन ऑफ रेस्टिंग कार्टिलेज। यहाँ पे जो जोन है तो वो क्या है? जोन ऑफ रेस्टिंग कार्टिलेज। दूसरा जो है तो उसका नाम क्या है? जोन ऑफ प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब है डिवीजन। जोन ऑफ प्रोलिफरेशन। तीसरा जो है वो जोन ऑफ हाइपरट्रॉपी। हाइपरट्रॉपी, हाइपरट्रॉपी जिसमें सेल्स साइज में इंक्रीज होते हैं। फोर्थ नंबर है जोन ऑफ मिनरलाइजेशन। और फिफ्थ नंबर है जोन ऑफ ओसिफिकेशन। ठीक है, जब ऊपर से नीचे आएंगे तो इस तरह डिफरेंट जोन है। विच जोन इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इन द ट्रामा? तो योर आंसर शुड बी जोन ऑफ मोस्ट कॉमन साइट फॉर ट्रामा। विच मिनरलाइजेशन को कैल्सिफिकेशन भी कह सकते हैं। कैल्सिफिकेशन, मिनरलाइजेशन और कैल्सिफिकेशन क्या है? सेम। विच इज द मोस्ट कॉमन जोन फॉर मिनरलाइजेशन डिफिशियंसी? रिकेट डिजीज। तो कौन सी जोन? इसमें कैल्शियम की कमी होती है। विटामिन डी की जब डिफिशियंसी हो तो विटामिन डी का काम क्या है? कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना। और बोन किस चीज़ से बना है? कैल्शियम से। तो कैल्शियम को अफेक्ट कर देते हैं मिनरलाइजेशन। ये आगे हम डिस्कस करेंगे बोन की कंपोजिशन में। लेकिन ये जो मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होता है रिकेट में, वो कौन सी जोन? ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट में मिनरलाइजेशन। जोन ऑफ मिनरल। जोन ऑफ ओसिफिकेशन में, ओसिफिकेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ द बोन। अब
ये टाइप 1 कार्टिलेज से बना है, टाइप 1 कोलेजन से, और कोलेजन के लिए विटामिन की ज़रूरत होती है, विटामिन सी। विटामिन सी की जब कमी हो तो उस डिजीज़ को क्या कहते हैं? स्कारवे। सी पर इसमें स्कारवे, सी पर विटामिन सी, स्कारवे। तो स्कारवे में जो अफेक्ट होती है वो जोन ऑफ ओसिफिकेशन। तो मिनरलाइजेशन डिफिशियंसी में स्कारवे में कौन सी जोन अफेक्ट होते हैं? जोन ऑफ ओसिफिकेशन। अच्छा, कंपोजिशन ऑफ बोन, बोन बोन में तीन चीजें हैं। एक है सेल्स, प्लस इसके साथ दूसरा नंबर है प्रोटीन, और तीसरा नंबर पे क्या है? सेल्स है, प्रोटीन है और मिनरल्स। सिंपल। इसमें वाटर भी है। ये सेल्स हमारे पास कौन से सेल है? इसमें है ओस्टियोब्लास्ट और दूसरा है ओस्टियोक्लास्ट। जब ओस्टियोब्लास्ट सेल मैच्योर हो जाए तो उसको ओस्टियोसाइट कहते हैं। तो ओस्टियोसाइट इज द फॉर्म ऑफ ओस्टियोब्लास्ट। अब ओस्टियोब्लास्ट बोन बनाता है, ओस्टियोक्लास्ट बोन की रिजॉर्प्शन कराता है। प्रोटीन जो इसमें है तो वो कौन सी प्रोटीन है? टाइप 1 प्रू कोलाजिन। और मिनरल इसमें कैल्शियम है, और इसके साथ साथ क्या है? फास्फेट। अब कैल्शियम और फास्फेट इसकी मिनरल है, इसकी रेगुलेशन के लिए चाहिए विटामिन डी, विटामिन डी फॉर दियर रेगुलेशन। और बोन में वाटर भी होती है। अब देखो, बोन में तीन चीजें हैं, सेल्स है, प्रोटीन है, मिनरल्स है। ओस्टियोक्लास्ट, ये क्या है? ओस्टियोक्लास्ट। अब देखो, या तो मसला सेल्स में होगी, बोन के जो मसले हो, प्रॉब्लम जब बोन डिसऑर्डर हो, या सेल में मसला होगी, या प्रोटीन में होगी, या मिनरल में होगी। तो अब कौन कौन सी पैथोलॉजी इस बोन की हो सकते हैं? अच्छा, इसमें लिख ले, ये मिनरल बनाता है 7 to 75%, और ये बनाता है ये दोनों, इन दोनों को हम कंबाइनली कहते हैं ओस्टियाइड। ओस्टियाइड, ये क्या है? ओस्टियाइड। ये बनाता है 20 से लेकर 25% ऑफ द बोन। मिनरल बनाता है 75% ऑफ द बोन। तो ज्यादा परसेंट इसमें हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है, कैल्शियम फास्फेट। अब कौन सी ज्यादा पार्ट कौन बनाता है? मिनरल। और ओस्टियाइड प्रोटीन और सेल 20 से 25%। पैथोलॉजी ऑफ बोन। बोन के एक इसमें है सेल्स, इसमें है प्रोटीन, और इसमें है मिनरल्स। अब इसमें ओस्टियोब्लास्ट तो बोन बनाता है, ओस्टियोक्लास्ट का काम क्या है? ओस्टियोक्लास्ट बोन रिजॉर्प्शन, बोन रिजॉर्प्शन, बोन को वो उसकी ब्रेक डाउन कराता है। कौन? ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट बोन बनाता है। अब या तो ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। जब ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, increase activity of the osteoblast, that condition is known as Paget disease of bone. Paget disease of bone. अच्छा,
जब ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाए तो फिर जब बोन को तोड़ना शुरू हो जाए तो ओस्टियोब्लास्ट अपना एक्टिविटी ज़्यादा करेगी कि वापस इसको बनाए। तो फिर इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द ओस्टियोक्लास्ट फॉलोड बाय इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोब्लास्ट, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोब्लास्ट। सिंपल है। इस कंडीशन को कहते हैं पेजेट डिजीज। या तो एक हो सकता है कि ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी कम हो तो डिफेक्टिव ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ द ओस्टियोक्लास्ट। जब डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ द ओस्टियोक्लास्ट हो तो इस कंडीशन को कहते हैं ऑस्टियोपेट्रोसिस। इस कंडीशन एक है ऑस्टियोपोरोसिस, वो अलग कंडीशन है, ये है ऑस्टियोपेट्रोसिस। और इसका दूसरा नाम है मार्बल बोन डिजीज, मार्बल बोन डिजीज। सिंपल, इसको देखो, जब मार्बल होते हैं ना तो मतलब ये बोन है, अब ये बोन बनाता है ओस्टियोब्लास्ट। जब ये इस तरह बन जाए इस तरह, तो इसको ये जो इम्प्रॉपर या रॉन्ग पोजीशन में जो इसकी हीलिंग हो गई है तो ये अब स्मूथ कौन कराता है? ओस्टियोक्लास्ट। ये मार्बल की एक मार्बल है तो मार्बल में कभी कभार इस तरह एक्स्ट्रा ग्रोथ इसमें होती है, तो वो एक्स्ट्रा ग्रोथ को रिमूव करना काम किसकी है? ओस्टियोक्लास्ट की। तो ओस्टियोक्लास्ट ये वो जो एक्स्ट्रा ग्रोथ इसकी होती है वो मोस्टली ब्रेटल होती है। तो ऑस्टियोपेट्रोसिस में बोन की एक्स्ट्रा ग्रोथ तो होती है, ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी कम है, तो ओस्टियोब्लास्ट ज़्यादा बोन बनाएगी लेकिन वो बोन ब्रेटल होगी, आसानी से टूट जाएगी। तो दैट कंडीशन इज नोन एज ऑस्टियोपेट्रोसिस। मार्बल बोन डिजीज, इसमें बोन क्या होते हैं? ब्रेटल। अब प्रोटीन, दूसरा क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन हमारे पास है टाइप 1 कोलाजिन। या तो ये प्रोटीन की मसला जेनेटिक होगी या हम न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी होगी कि न्यूट्रिशन की वजह से ये प्रोटीन कम बनेगी। तो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी या जेनेटिक डिफेक्ट। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, ये कोलाजन कौन बनाता है? विटामिन सी इंक्रीज द कोलाजन बनते हैं, विटामिन सी इसकी जो फॉर्मेशन इंप्रूव कर देती है, तो इस कंडीशन को कहते हैं स्कारवे। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है तो दैट इज स्कारवे। विटामिन सी कम है, कोलाजन कम बनेगी, कोलाजन कम बनेगी तो बोन कमजोर होगी। और जेनेटिक डिफेक्ट है, जेनेटिक डिफेक्ट, तो इसके लिए जो वर्ड है वो है ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। इम्परफेक्टा का मतलब है इनकम्प्लीट बोन बनेगी, वीक बोन बनेगी, क्योंकि मसला क्या है? टाइप 1 प्रू कोलाजन में मसला है। अच्छा, मिनरल में हमारे पास या तो चिल्ड्रन में मसला होगी, कैल्शियम की लेवल कम होगी, किस चीज़ में? बच्चों में या एल्डर में। तो चिल्ड्रन और अडल्ट, अगर मिनरल डिफिशिएंसी है, मिनरल डिफिशिएंसी, और वो चिल्ड्रन में है तो इसको कहते हैं रिकट। अगर अडल्ट में है तो ओस्टियो मलेशिया। ठीक, ये तो अलग अलग इसके जो कंपोनेंट है कंस्टिट्यूएंट ऑफ द बोन। अगर सेल में है तो पेजेट डिजीज, ऑस्टियोपेट्रोसिस। प्रोटीन में मसला है तो स्कारवे डिजीज या ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। और मिनरल में है तो फिर रिकट्स या ओस्टियो मलेशिया। अगर तीनों कंस्टिट्यूएंट में मसला है तो फिर प्रोपोर्शनेट डिक्रीज इन सेल, प्रोटीन एंड मिनरल्स, तो फिर इस कंडीशन को कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस।
ओस्टियोपोरोसिस, इसमें लिख ले प्रोपोर्शनेट डिक्रीज इन ऑल द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द बोन, proportionate decrease in all the constituent of bone, मतलब सेल्स भी, प्रोटीन भी और मेमोरी भी। अब ओस्टियोपोरोसिस में ऑल द कंस्टिट्यूएंट ऑफ बोन की डिक्रीज होती है, तो इसमें पेन होगी या नहीं? क्लिनिकल फीचर इसकी क्या होगी? वीकनिंग ऑफ द बोन। तो बोन में अगर पेन है, फिर देखो अगर पेन है और पेन किसी ट्रामा, लेटल ट्रामा की वजह से फिर बोन में पेन है, ये किस चीज़ की वजह से है? थोड़ा सा ट्रामा हो गया और फिर बोन में पेन है, तो अब इसके लिए एक्सरे करें एंड पॉइंट कंप्रेशन डिफॉर्मिटी, कंप्रेशन डिफॉर्मिटी, ठीक। अगर ये पेन है किस चीज़ की वजह से? विदाउट ट्रामा। वैसे पेन है ओस्टियोपोरोसिस कंडीशन में विदाउट ट्रामा, तो फिर एक्सरे एंड पॉइंट कॉर्ड फिश डिफॉर्मिटी, कॉर्ड फिश स्पाइन डिफॉर्मिटी। कॉर्ड फिश स्पाइन डिफॉर्मिटी क्या है? स्पाइन का मतलब है वर्टिब्री, तो ये जो ओस्टियोपोरोसिस में द मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बोन इज वर्टिब्री। जितने भी कैंसरस बोन है स्पंजी बोन है, वेट बियरिंग बोन्स, अगर वो फीमर है, ह्यूमरस है या इलियक है या वर्टिब्री है, तो मोस्ट कॉमनली जो अफेक्ट होता है ओस्टियोपोरोसिस कंडीशन में वो वर्टिब्री है। तो मोस्ट कॉमन साइट पर इसमें क्या होती है? कॉर्ड फिश स्पाइन। उसकी एक्सरे जब आप करें तो वो कॉर्ड फिश नजर आएगी, गूगल पे इसकी पिक्चर देख ले। अच्छा, तो आसानी से ये टूट हो सकते हैं ट्रामा की वजह से हो, तो पॉइंट कंप्रेशन डिफॉर्मिटी ऑन एक्सरे। इसके लिए हम मोस्ट कॉमन साइट इसकी क्या है? मोस्ट कॉमन साइट, तो मोस्ट कॉमन साइट इसके लिए है वर्टिब्री। तो इसलिए हम अगर विदाउट पेन है तो फिर पहले हम चेक करेंगे वर्टिब्री को, और सेकंड फिर हम क्या चेक करेंगे? फीमर, फीमर और डिस्टल रेडियस। इसकी हम फ्रैक्चर फिर डिस्टल रेडियस की पढ़ेंगे कि उसकी कोलिस फ्रैक्चर हो सकते हैं। अच्छा, तो ओस्टियोपोरोसिस के लिए हम इन्वेस्टिगेशन किस तरह करेंगे? इन्वेस्टिगेशन फॉर ओस्टियोपोरोसिस हम सीरम में चेक करेंगे क्या? सीरम मिनरल। So serum mineral will be increase, decrease or normal? Normal. That is the proportionate decrease in all the constituent of the bone. मिनरल रैकेट और ओस्टियोमोलिशिया में मिनरल कम होगी और ओस्टियोपोरोसिस में नॉर्मल। तो सीरम ब्लड में जब हम मिनरल चेक करेंगे तो वो नॉर्मल होगी। अब इसके लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो क्या है? गोल्ड स्टैंडर्ड वो है डेक्सा स्कैन, डेक्सा स्कैन। अब ये डेक्सा स्कैन रूटीनली करना चाहिए एट द एज अबव 65 पर फीमेल एंड 70 से अबव मेल के लिए। तो ये डेक्सा स्कैन रूटीन फीमेल के लिए क्या? एट द एज अबव 65 ईयर, मेल के लिए 70। पहले बात तो ये याद रखें कि टेस्टोस्टेरॉन ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी कम कर देता है, ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज। ठीक है, तो बेस्ट है टेस्टोस्टेरॉन। एस्ट्रोजन ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी कम कर देता है। ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी कम हो तो मतलब अच्छा है। जब
प्री पोस्ट मेनोपाजल वमन में ये मोस्टली ओस्टियोपोरोसिस होता है, इसमें लिख ले यूजुअली एन एल्डर और पोस्ट मेनोपाजल वमन। उसमें एस्ट्रोजन पर ख़त्म हो जाता है, तो एस्ट्रोजन तो ओस्टियोब्लास्ट को इनहिबिट कर देता है, इसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। फाजल वमन सिंपल है। सो व्हाट इज द ड्रग? अच्छा, फिर हम टी स्कोर को चेक करेंगे। टी स्कोर इज द स्कोर इन विच वी कंपेयर बोन मास डेंसिटी विद द हेल्दी बोन मास डेंसिटी। इसमें हम बोन की मास, पेशेंट की बोन मास डेंसिटी, हेल्दी बोन मास डेंसिटी कंपेयर कर देते हैं। अगर टी स्कोर है, टी स्कोर है -1 और अबव, -1 और अबव, तो ये क्या है? नॉर्मल। अगर ये है -1 से -1 टू -2.5, तो ये है ऑस्टियोपिनिया। ऑस्टियोपिनिया का मतलब है लो बोन मास डेंसिटी, तो ये क्या है? ऑस्टियोपिनिया, लो बोन मास डेंसिटी। अगर ये वैल्यू है -2.5 से कम, -2.5 से कम, तो फिर ये है ऑस्टियोपोरोसिस, ये है टी स्कोरिंग। तो फिर है ये ऑस्टियोपोरोसिस। अच्छा, बोन मास डेंसिटी को हेल्दी बोन मास डेंसिटी कंपेयर कर देते हैं, उससे टी स्कोरिंग का पता चलता है। इसके मैनेजमेंट किस तरह करेंगे? व्हाट इज द बेस्ट ड्रग फॉर ऑस्टियोपोरोसिस? बिस्फॉस्फोनेट। तो ट्रीटमेंट फर्स्ट लाइन ड्रग क्या है? फर्स्ट लाइन ड्रग्स बिस्फॉस्फोनेट फैमिली, एलेंड्रोनेट, एजेंड्रोनेट। तो ये फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी है? बिस्फॉस्फोनेट। और हम इसके साथ साथ क्या देंगे? कैल्शियम। कैल्शियम द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम, तो इसके लिए 800 से 800 mg डेली रिक्वायरमेंट है। अब अगर ये एल्डर पेशेंट है और इस या एडोलेसेंस एज में है, इन एल्डरी और एडोलेसेंस कैन बी इंक्रीज। अब फिर हम ये दे सकते हैं 1200 से लेकर 1300 mg कैल्शियम पर डे। अच्छा, रिकेट्स, विटामिन डी हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम, वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर देते हैं। तो विटामिन डी की वजह से, कमी की वजह से रिकेट और ऑस्टियोमलेशिया हो सकते हैं। अब रिकेट्स की हमारे पास कौन कौन सी वो डिफॉर्मिटीज है? एक बुलेग्स, दूसरा इसमें कौन से हो सकते हैं? जिनो, ये जिनो नाकनी, नाक नी इसमें हो सकती है। और तीसरा इसमें कौन सी हो सकती है? विंड स्वेप्ट, विंड स्वेप्ट।
अच्छा, ये मीडियल पहले जो हमने डिस्कस किया था, एक ये इसमें भी लिख लेके, गन स्टॉक डिफॉर्मिटी क्या है? गन स्टॉक डिफॉर्मिटी. Gun stock deformity is the word used for cubatus varus. Cubatus varus. ये एल्बो है, तो जब ये इस तरह इसकी मिडिल की तरफ बेंड हो जाए तो वो गन की जो स्टॉक है या गन की जो हैंडल है तो उस तरह नजर आ रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं गन स्टॉक डिफॉर्मिटी. अच्छा, तो ये इसमें विंड स्विफ्ट ये डिफॉर्मिटी रैकेट में हो सकती है. ये विंड स्विफ्ट ज़्यादातर होती है किस चीज़ में? मोस्टली एसोसिएटेड रैकेट मिनरल की डिफिशियंसी की वजह से होता है, तो मोस्टली एसोसिएटेड विद फॉस्फेट डिफिशियंसी. and may be associated with renal dystrophy. कैल्शियम और फास्फेट की जब हम किडनी में उसकी जो रीअब्जॉर्प्शन डिस्कस कर रहा था, तो रीनल डिस्ट्रॉफी फास्फेट की वजह से उसकी रीनल डिस्ट्रॉफी, तो ये ज़्यादातर रीनल डिस्ट्रॉफी के साथ एसोसिएटेड होता है. अब रैकेट कंडीशन में एक कौन सी ये इम्पोर्टेंट है कि चेस्ट किस तरह नज़र आएगी इन द रैकेट? तो पिजन चेस्ट, जिस तरह पिजन की चेस्ट राउंड चेस्ट या पिजन चेस्ट, पिजन शेप चेस्ट, पिजन चेस्ट. अब इसमें नॉन टेंडर prominence, costochondral prominence, costochondral prominence. कोस्टो का मतलब है रिब्स, कोंड्रो का मतलब है कार्टिलेज. तो बोन और कार्टिलेज की इस तरह स्वेलिंग हो जाए तो इसको क्या कहते हैं? कोस्टोकोंड्रल प्रोमिनेंस. इस तरह जिस तरह तस्बीह होते हैं, तो तस्बीह इस तरह, इसको क्या उर्दू में भी तस्बीह कहते हैं? रोजरी. तो ये इस तरह है. अब इसमें ये स्पेलिंग है, तो देखो इसको कहते हैं रेकेटिक रोजरी. इसको क्या कहते हैं? रेकेटिक रोजरी. सिंपल है. अब देखो, एक तो ये नॉन टेंडर है, अगर ये टेंडर है तो फिर वो स्कारवे होगी. द सेम कंडीशन अगर टेंडर कोस्टोकोंड्रल प्रोमिनेंस, दैट वुड बी स्कारवे. टेंडर कोस्टोकोंड्रल प्रोमिनेंस. विटामिन सी के लिए दूसरा वर्ड्स क्या यूज होते हैं? स्कारबिक एसिड. तो इसको कहते हैं स्कॉर्बेटिक रोजरी. सिंपल है. अब ये हमारे पास टेंडर कोस्टोकोंड्रल प्रोमिनेंस है. इसमें चेस्ट पिजन शेप होती है. स्कारवे में हमारे पास ये किस कंडीशन में होती है? स्कारवे. रैकेट में चेस्ट पिजन शेप होती है, राउंड शेप, और इसमें इस तरह नहीं होती. तो इसको इस तरह डिफरेंशिएट करेंगे. अब जब बोन की जब भी डिसऑर्डर हो तो इसमें एएलपी इंक्रीज होते हैं. तो अगर एएलपी की लेवल हाई है और हम ट्रीटमेंट करते हैं और एएलपी के लेवल कम होता है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट इज इम्प्रूविंग. तो रैकेट डिजीज में अगर इंक्रीज एएलपी, इसमें क्या होते हैं? इंक्रीज एएलपी, ठीक है. डिक्रीज एएलपी शो पेशेंट इम्प्रूविंग. सिंपल है. अगर रैकेट कंडीशन में बोन के लिए ऑपरेशन करना है या बोन की जो डिफॉर्मिटीज है परमानेंट और उसके लिए ऑपरेशन ज़रूरी है, तो व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू
operate the ricket patient. Best time to operate the rickets. तो इसके लिए when ALP is normal, when ALP is normal, रिकट में हम क्या देंगे, विटामिन डी देंगे, कैल्शियम लेवल को ज़्यादा करेंगे, और जब ALP नॉर्मल हो जाए तो फिर अगर जिस बोन के लिए भी ऑपरेशन करने हैं तो फिर हम करेंगे। अच्छा, स्कर्वे डिजीज़ में अगर हम एक्सरेस को देखेंगे, स्कर्वे में हम क्या देंगे, स्कर्वे में विटामिन सी की सप्लीमेंट। अब इसकी वजह से ये मेटापाइसिस, दिस इज, लेट्स सपोज दिस इज मेटापाइसिस, तो इसमें एक वाइट लाइन होती है एक्सरेस पे वाइट लाइन होगी इस तरह, ये वाइट लाइन है, इसको कहते हैं वाइट लाइन ऑफ फ्रैंकल। ये कहाँ पे है, मेटाफाइसिस, और इसको कहते हैं वाइट लाइन ऑफ फ्रैंकल। जब ये वाइट लाइन ऑफ फ्रैंकल डिसअपियर हो जाए तो इसका मतलब है कि अब इस स्कर्वे डिजीज़ की इम्प्रूवमेंट हो गई। जितना ये डिसअपियर होता है तो इसका मतलब है कि स्कर्वे की जो पेशेंट है वो अच्छी तरह ट्रीट होता है। सो वाइट लाइन या वाइट लाइन ऑफ फ्रैंकल विल डिसअपियर। अच्छा, सिंपल। अब रिकट और ओस्टियोमलेशिया को किस तरह डिफरेंशिएट करें, एक सेंटेंस से बस क्लास खत्म। अच्छा, रिकट्स वो कंडीशन है जिसमें कैल्शियम की कमी हो, कैल्शियम मिनरल की कमी हो, कैल्शियम की और फास्फेट की। अब मिनरल की कमी है अगर बच्चों में तो इसको रिकट कहते हैं, बड़ों में है तो ओस्टियोमलेशिया। फिर हम बोन को देखेंगे, बुलिक्स है, जीनो वेलगस है या जीनो वेरस है, जो भी है, ये नाकनी है, वेंट स्प्लिट स्वेप्ट इसमें हो सकती है। अगर इसमें चेस्ट पिजन शेप है, और ये एमसीक्यूज एक बार पिछले बार आ गया है कि किस तरह इसमें चेस्ट होती है, तो पिजन चेस्ट जिस तरह कबूतर होता है उसकी जो चेस्ट है। अब अगर ये नॉन टेंडर कोस्टोकोंड्रल प्रोमिनेंस है, ये रिब्स और कार्टिलेज की जो प्रोमिनेंस है, इस तरह स्वेलिंग है, वो इसको कहते हैं रेक्टिक रोजरी, और इसमें ALP ज़्यादा होगी। बोन के मसलों में क्या होगी, ALP ज़्यादा, तो रिकट्स भी बोन का मसला है। अच्छा, जब ALP कम होता है तो इसका मतलब है कि पेशेंट इज़ इम्प्रूविंग। हम कैल्शियम देंगे, विटामिन डी देंगे, तो इसकी वजह से क्या होगी, पेशेंट विल इम्प्रूविंग। अब अगर मतलब रिकट पेशेंट है और उसकी जो बोन है वो इम्प्रॉपर माल यूनियन हो गई है, इम्प्रॉपर पोजीशन में उसकी जो वो बोन ठीक नहीं है, उसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो ऑपरेशन हम तब करेंगे जब ALP नॉर्मल हो जाए। ठीक। अच्छा, और इसके साथ साथ स्कर्वे और रिकट को हम किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे। स्कर्वे तो मसला है किस चीज़ की, टाइप 1 प्रो कोलेजन की न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है। इसमें टेंडर कोस्टोकोंडल होगी, इसमें नॉन टेंडर होगी। एक बात, इसमें जो प्रोमिनेंस है इसको कहते हैं स्कॉर्बेटिक रोजरी, इसको कहते हैं रेक्टिक रोजरी। इसके लिए हम विटामिन सी देंगे, इसके लिए विटामिन डी देंगे, सिंपल है। अब ओस्टियोमलेशिया और वाइट लाइन ऑफ फ्रैंकल, ये मेटाफिसिस वाइट लाइन ऑफ फ्रैंकल यहाँ पे होता है इन द स्कर्वे डिजीज। तो अगर वाइट लाइन ऑफ फ्रैंकल हम इसकी एक्सरेस करें और वो वाइट लाइन ऑफ फ्रैंकल ख़त्म हो गई है तो इसका मतलब है द पेशेंट हैज़ इम्प्रूव्ड। अब इसको देखो, ओस्टियोमलेशिया और रिकट बच्चों में होते हैं, तो बच्चों में ग्रोथ प्लेट ओपन होता है, तो इसमें क्या होगी, ओपन ग्रोथ प्लेट, तो दैट वुड बी रिकट। अगर ये नो ग्रोथ प्लेट तो दैट वुड बी ओस्टियोमलेशिया, सिंपल। ठीक है।